हमने अभी तक अपने लाइफ में नहीं देखा था। जो यहाँ की धरती का जो पहलवान है, बाहर से आए हुए दूसरे स्टेट, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। आप आगे से दीजिए लेके साहब से। मित्रों, अभी हम खुर्दा करवैली में उपस्थित है, यहाँ पर पप्पू यादव जी के आवास पर, और यहाँ जो है अभी कुश्ती का कार्यक्रम खत्म हुआ है। वहाँ पर जो है पप्पू यादव जी कुश्ती का आयोजन को ख़त्म किए हैं और यहाँ पर आवास पर आए हैं। अब यहाँ पर जो है कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो आप लोग कॉन्फ्रेंस में बने रहिए। खुर्दा मेला, इस कंट्री में उत्सुकता लगी रहती है कि खुर्दा मेला शुरू कर दे सर। जी, मानवता की सबसे बड़ी मिसाल है। एवरीवन एंड एवरीबॉडी, नो जाति, नो धर्म, नो मजहब, नो शराब, नो गांजा, नो अफीम। खुर्दा मेला के अध्यक्ष हैं, पीछे सभी कमेटी के लोग हैं। जब से 14-15 सालों से खुर्दा मेला लगा है, तब से खुर्दा मेला की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ जितने लोग आते हैं उसको बिजली, पानी, किसी भी तरह का उन पर कोई बोझ नहीं होता है और वो कमा के यहाँ से जाते हैं लाखों लाख रुपया। यहाँ सब कुछ फ्री है, जमीन, सुरक्षा, कोई पैसे नहीं किसी से। इस मेला में मुसलमानों की भागीदारी हो या दलितों की भागीदारी सबसे ऊपर है। हमारे मेला में मंजूर बाबू जो नहीं रहे, डेथ कर गए, वो पहले यहाँ अध्यक्ष हुआ करते थे, अब सुनील बाबू हैं। हमारे मेला में उससे भी बड़ी खासियत यह है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े बड़े सिंगर, पहलवान और अलग एक्टिविटीज, कल कबड्डी है 2 दिन का नेशनल, अलग अलग एक्टिविटीज के लोग इंतजार करते हैं कि हमें खुर्दा मेला जाना है। खुर्दा मेला के इंतजार में पूरे देश के पहलवान, आपने देखा किस तरीके से बेटियों ने जेंट्स के साथ लगातार एक बड़ी कुश्ती लड़ी है। आपको आने वाले समय में नेशनल, इंटरनेशनल पहलवान आगे से मिलेंगे और बड़े पैमाने पर। इस 4-5 जिले के लिए एक बेहतर माहौल, सबको बेहतर तरीके से मुस्कुराने का अवसर, सारे छोटे बड़े दुकानदारों को जीने का पूरा अधिकार और उसको अवसर, आर्थिक रूप से इस गांव और अगल बगल के मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, इन लोगों की पूरी भागीदारी के साथ आर्थिक समृद्धि पर बल दिया जाता है। इसलिए खुर्दा मेला कंप्लीट रूप से मानवता पर आधारित है, इंसानियत पर आधारित है और उसको कई प्रतिभा यहाँ सबसे ज्यादा इसको डेवलप की जाती है। हमारे एक एमएलए बसपा दल के नेता थे रामचंद्र बाबू, या गाजीपुर से हमारे सखीचंद जी, या सारे लोग जो यहाँ सारे, जैसे हमारे कृष्ण बाबू जो सर है, ये लगातार 14 सालों से, विनोद जी हैं, सचिव यहाँ पर अलग अलग भूमिका में, सारे लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है, प्रमुख, पूर्व प्रमुख, पूर्व मुखिया और सभी पंचायतों की भागीदारी इस मेला में, सभी जनप्रतिनिधि की हिस्सेदारी। 3 दिन का कुश्ती था, 2 दिवसीय कबड्डी। कल 7 तारीख को इंडियन आइडियल के मोहम्मद दानिश,
शोएब अली इंडियन आइडियल, पूजा चटर्जी इंडियन आइडियल और फिल्मी तान के मशहूर सोलो डांसर पूजा और मुंबई के मशहूर ग्रुप डांसर कल यहां पर अपना कार्यक्रम करेंगे। परसों शिल्पी राज, निशा दुबे, राकेश मिश्रा भोजपुरी हीरो, मोहन राठौर, अनुराग गुप्ता भोजपुरी डांसर। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है 7 और 8 और मैं उम्मीद करता हूं जो कोसी सीमांचल की संस्कृति थी प्रतिभा को निखारने की और एक अच्छा सर्वधर्म संभाव वसुधैव कुटुंबकम की और सार्वभौमिकता का खुर्दा मेला वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है, सार्वभौमिकता पर आधारित है, सेकुलरिज्म पर आधारित है, इंसानियत और मानवता पर आधारित है, सर्वधर्म संभव पर आधारित है। और इसमें हम सारे पत्रकार और सब लोगों को निमंत्रण देते हैं हमेशा कि आप आए, ये आपका मेला है। सभी जनप्रतिनिधि, सभी पदाधिकारी, सभी परिवारों को कि आप यहां आएंगे तो घर की तरह माहौल लगेगा। पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी यहां खुर्दा मेला के लोगों की है, पूरी पीस और किसी भी तरह का नशा नहीं, कोई समझौता नशा से नहीं। 14 साल हो गए, आपने कभी नहीं सुना होगा यहां कोई छेड़खानी, कोई नशा, कोई शराब। लाखों लाखों की भीड़ लगती है। खुर्दा मेला के लगातार इस सफलता के लिए हम कुमारखंड, करवेली, खुर्दा, जदुआपट्टी, मुरलीगंज अपने साथियों और प्रत्येक जनप्रतिनिधियों का आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। डिसिप्लिन को, पार्टी के डिसिप्लिन को मानने के लिए कभी भी सुधाकर सिंह तैयार नहीं थे। मुख्यमंत्री का अनादर हमेशा पहले भी जगता बाबू और उनके पुत्र ने किया। प्रेशर पॉलिटिक्स की राजनीति करते हैं जगता बाबू। वह वन मैन लॉयल हो सकते हैं लालू यादव के, लेकिन लालू यादव की जो आइडियोलॉजी है उसके लॉयल वो नहीं है। और मेरा मानना है कि सुधाकर सिंह और जगतानंद सिंह जी के ना हाँ हाँ ना में और लगातार नीतीश कुमार जी पर मंत्रिमंडल से बर्खास्त होने के बाद भी वो बर्खास्त हुए हैं, उनका इस्तीफा लिया गया है। पहले तो हम सुधाकर सिंह और जगता बाबू से ये पूछना चाहेंगे कि आपके 2 मील पर 6-6 करोड़ रुपया का आप पर डिफॉल्टर का केस है। क्या आप नैतिकता की बात करेंगे? 6-6 करोड़ किसानों का डिफॉल्टर आप पर है। आप धान घोटाले में जेल गए जिसमें आपसे सुशील मोदी मिलने गए। आप 4 सालों तक बीजेपी की आप सरकार, बीजेपी के आप साथ थे। जगता बाबू, आप बोलते हैं कि मैं पहला आदमी हूं कि मैंने एक बाप अपने बेटे का विरोध किया। अरे जगतानंद सिंह जी, सुचित्रा कृपलानी जब मुख्यमंत्री थी तो उसके पति ने, आचार्य कृपलानी ने सबसे पहले विरोध किया। हमारी पत्नी नहीं चाहती थी कि हम मरे बाढ़ में, और आप तो जिंदा रहने के लिए राजनीति करते रहे। कोरोना में हम अपने घर को छोड़ के 6 महीना लाश जलाए। कोई एक विरोध नहीं हुआ है इस कंट्री में। और आप एक ऐसे पिता थे जो अपने बेटे को आपने नियंत्रित नहीं कर पाए। आप ये बोलिए। और आपको हिम्मत है जगता बाबू तो अपने पूरे संपत्ति की जांच करा लीजिए, पूरे परिवार का। लगातार जो आप और आपके पुत्र सरकार के ट्रस्ट को पीच कर रहे हैं, लगातार आप प्रेजेंट सरकार
को अस्थिर करने में लगे हैं, इसमें किसकी भूमिका है? क्या आप हमें लगता है कि निकट भविष्य में आप बीजेपी का रास्ता तो नहीं अख्तियार करेंगे? हर दिन अभी भी आपका बेटा नियंत्रण में नहीं है, हर दिन मीटिंग करके बोलता है कि 15 लाख नौकरी कहां से देंगे। किसान इतना बड़ा आंदोलन हुआ, जगदानंद सिंह और उसके बेटा कभी आंदोलन में निकले? 4 आंदोलन में अकेला पप्पू यादव सड़कों पर उतरा। बिहार के आदमी ने कभी किसान आंदोलन में भूमिका में नहीं गए। 900 किसान मर गए, कभी जगदानंद सिंह किसान के बीच गए? जब एमएसपी के बारे में इसकी इतनी बार बार ये एमएसपी की बात ये कर रहे हैं, तो सवाल मेरा सीधा है कि आप जेल क्या किसी क्रांतिकारी निर्णय में आंदोलन में गए थे? जब आप बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रहे थे तो आप किस विचारधारा के थे? समाजवादी या अन्य विचारधारा? नीतीश कुमार जी आपको पसंद क्यों नहीं? लालू यादव पसंद, तेजस्वी पसंद क्यों नहीं? आप बताइए, डिफाइन करिए। हम तो चाहते हैं, हम तो बिल्कुल सरकार को अस्थिर कर रखना चाहिए, और जगता बाबू टाइप के जो लोग हैं जो लगातार विवादों के कारण सरकार के विश्वसनीयता पर विपक्ष के द्वारा हमला करवाते हैं, इनका इस्तीफा लेना चाहिए लालू यादव जी को, और ऐसे लोगों को की संपत्ति पूरी जांच होनी चाहिए। दूसरा, मैं बीजेपी के बारे में बहुत पहले से कह रहा हूं, चाहे वो क्रीमी लेयर का मामला हो, चाहे प्रमोशन का मामला हो, जब भी कभी कटअप का मामला आता है, अत्यंत पिछड़ा और ओबीसी के किसी भी, कभी भी किसी भी कॉलेज और किसी भी जगहों पर आधे भी फुलफिल नहीं हुआ, और उसके बाद जनरल कोटा से भर दिया गया। आप 10% आरक्षण दिए, हम स्वागत किए 10% आरक्षण को। जब आप 10% आरक्षण दिए तो फिर मेरा आरक्षण जो अत्यंत पिछड़े का आरक्षण है, ओबीसी का आरक्षण है, उसका कोटा बढ़ना चाहिए। आप उसके कोटे को नहीं बढ़ाए। और जो 27% आरक्षण हमें मिला, उसी में से आपने 10% ले ली। जनरल कोटा भी आप ले लिए, कटअप में हम गायब हो गए। 10% लिया, हम चाहते हैं आप ले, हम 15% देना चाहते हैं, लेकिन हमको 70 दे दीजिए ना, 60 दे दीजिए। लगातार बीजेपी हमेशा जो क्रीमी लेयर, और मेरा सवाल सीधा है कि 27% आरक्षण जब से मिली है बीपी सिंह के काल के पहले, अत्यंत पिछड़ा की भागीदारी को बराबर में सुनिश्चित करने के लिए और पिछड़ों की भागीदारी को पहले कोर्ट ये तय करे, आग्रह करते हैं कोर्ट से, क्या इतने दिनों में 27% आरक्षण, क्या ओबीसी और अत्यंत पिछड़े की कितनी भागीदारी हुई? और उसके बाद जब भी कोई अत्यंत पिछड़े का चुनाव होता है तो उसमें क्रीमी लेयर ला करके अब कोर्ट ने कह दिया कि आपको चुनाव करना है तो जनरल करके आपको चुनाव कर लीजिए। मतलब बीजेपी बैक दरवाजे से लगातार अत्यंत पिछड़े और पिछड़ों की सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक प्रगति पर हमला कर रही है।
बिहार के नगर निगम चुनाव में सरकार ने इंडोर्स पूरा नहीं किया। सरकार ने पॉलिसी को अत्यंत पिछड़े और अन पॉलिसी को ध्यान में नहीं रखा। बीजेपी चाहती क्या है? क्या चाहती है कि सारे सीटों पर माफिया, अपराधी, बालू माफिया, जमीन माफिया, ट्रैक्टर सारा माफिया चुनाव लड़े? अरे भैया, हम तो चाहते हैं कि आप मापदंड तय कर दीजिए। लेकिन जिस तरीके से 10 और 20 तारीख का चुनाव था और छुट्टी के दिन आपने निर्णय दिया, तो लोगों में यह आशंका गई कि आप अत्यंत पिछड़ा की राजनीति और उसके बेहतरी के लिए काम नहीं कर रहे। सरकार ने गलती की या सही किया, या सरकार को जिस वक्त नोटिफिकेशन निकला था और सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी, उसी दिन नॉमिनेशन को रोक देना चाहिए था। 2 दिन 3 दिन के बाद चुनाव था, करोड़ों अरबों रुपया बर्बाद हो गए, सबके घर जमीन बिक गए, सरकार के नॉमिनेशन में लेकर के पूरा पैसा गया, खर्चा हो गया, और उसके बाद 4 तारीख को आप निर्णय देते हैं कि चुनाव स्थगित। पहले आप आरक्षण के नीति को आप देखिए। तो मेरा सीधा आरोप है कि सरकार 27% जो आरक्षण मिला है उस पॉलिसी को पहले सरकार तय करे हर कीमत पर, और बताए कि 27% आरक्षण में इस हिंदुस्तान में जब से मिला है तब से कितने पिछड़े और अत्यंत पिछड़े के बच्चों को अभी तक भागीदारी सुनिश्चित की गई। जब से 27% आरक्षण मिला है तब से बीजेपी के लोग इस आरक्षण के खिलाफ हैं, और कभी प्रमोशन, कभी क्रिमिलेयर, अलग अलग मुद्दों को ला करके हमें उलझा देती है। तीसरी चीज, अंतिम, लगातार सरकार, केंद्र सरकार बिहार को अस्थिर करने में लगी है। बिहार के केंद्र के पास सीबीआई, आईटी, ईडी, अदानी, अंबानी और बैक दरवाजे से 2 चीज, एक कॉरपोरेट घराना का सबसे बड़ा मीडिया हाउस, और तीसरा कुछ ऐसी मानसिकता। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लगातार निर्णय न्यायालय में हो रहे हैं जिससे यह लगता है कि वह कमजोर तबके और पिछड़े और गरीब तबके के खिलाफ निर्णय हो जाता है, जैसा मैं महसूस करता हूं। और प्रशांत किशोर जी भी उसी बीजेपी का एक हिस्सा है। नीतीश कुमार की उम्र 72-73 है और प्रशांत किशोर जी की उम्र मेरे ख्याल से 40। प्रशांत किशोर जी, आप नीतीश कुमार को पिता बोले थे, याद है कि भूल गए? और आपने कहा था कि राजनीति, और आप उतर गए तू तराक पे। आज से 2 दिन पहले तुम हमें पाठ पढ़ाते हो रूम में बैठ के। 13-14 में तुम घर में रो रहे थे। तो प्रशांत किशोर जी, मैं आज चैलेंज करता हूं आपको, कौन सा चुनाव आप अकेला इस हिंदुस्तान में
पहली बार आप नरेंद्र मोदी के पास गए तो अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी चुनाव लड़ चुका था। 6 साल बीजेपी की सरकार थी। नरेंद्र मोदी 3 बार सीएम हो चुके थे। आरएसएस और बीजेपी के भरोसे आप अपने दिमाग का इस्तेमाल किए, जो आप पढ़े। दूसरे बार आपका झगड़ा अमित शाह से हुआ तो आप नीतीश कुमार के पास आए, जो 2 बार मुख्यमंत्री हो चुके थे। लालू और नीतीश को आपने अपने ज्ञान का, हम सरकार में थे, आपने नई सरकार बनाने में नहीं आए थे। यहां से निकलने के बाद आप उत्तर प्रदेश गए, आप भाग गए। आप सिंगल में गए, गोवा 400 करोड़ रुपया खर्चा किया। ममता बनर्जी का आपने चुनाव नहीं जीता, एक भी सीट नहीं जीती। आप उद्धव ठाकरे जी के लिए गए, नहीं जीते। आप रेड्डी के लिए तब गए जब उसका पिता 2 बार सीएम था और 1 बार रेड्डी 1% वोट से चुनाव हार चुका था, तब आप उसको वहां गए। चौथे बार आप पंजाब गए जब 3 बार अमरिंदर सिंह सीएम बन चुके थे। बंगाल गए जब 3 बार ममता बनर्जी सीएम बन चुकी थी। आप जहां बिना सीएम के गए, 1 सीट नहीं जीत पाए। और अब आप बीजेपी के हाथ खेल रहे हैं। और जिसको आप पिता कहते, किस मुंह से बोले थे नीतीश कुमार को पिता? आप गवर्नमेंट की आलोचना कीजिए ना, नीतीश कुमार के क्रेडिबिलिटी की आलोचना कीजिए, नीतीश कुमार के ईमानदार कैरेक्टर की आलोचना कीजिए। है या नहीं? पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है या नहीं? गवर्नमेंट ने क्या किया नहीं किया, ये करिए ना। अब तो आप सर्टिफिकेट बांटने लगे हैं। बारे बार ये बीजेपी हमेशा नई चाल चलती है। एक तरफ बैक दरवाजा, दूसरी तरफ सीबीआई, ईडी, तीसरी तरफ अदानी अंबानी, चौथी तरफ नया नया अप्रोच। सजग होने की जरूरत है। धन्यवाद। फिलहाल आप देख रहे थे पप्पू यादव जी को यहाँ पर खुर्दा आवास से। मैं पवन, जय हिंद।